आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज हम उपस्थित हुए हैं अपने इस विशेष सेशन में और आज इस विशेष सेशन के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बिहार का जिलेवार अध्ययन हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिलेवार अध्ययन करने जा रहे हैं और आप सबसे एक शिकायत यह है कि आप सब कंटेंट यदि पसंद भी आता है ना तो लाइक नहीं करते हो। तो भैया यदि पसंद आए तो कम से कम लाइक कर दिया करो। आप एक लाइक करते हो उससे बहुत खुशी मिलती है कि जो मेहनत की जा रही है कम से कम उसका आउटपुट मिल रहा है, वो आपको पसंद आ रहा है। और लाइक से यह भी पता चलता है कि वीडियो की जो गुणवत्ता है, वीडियो की जो क्वालिटी है वो आपकी परीक्षा के अनुरूप है। इतनी भीषण गर्मी में आप सब के लिए कक्षाएं लेकर के आता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा कम से कम इतना आप कर सकते हो, एक लाइक कर सकते हो। आप शेयर मत करिए कोई बात नहीं, कमेंट मत करिए कोई बात नहीं, लेकिन लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो दरभंगा के बारे में देखने वाले हैं। दरभंगा से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिलेवार अध्ययन का जो यहाँ पे ये सेशन शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है दरभंगा से, ठीक है। तो दरभंगा से हम देखेंगे चीज़ों को एक एक करके और यहाँ पे प्रयास करना है कि इसी क्लास से ही मैक्सिमम चीज़ों को आप लेकर के जाएं। तो सबसे पहले बात हो रही है बिहार के ज़िले की और बिहार का ये जो ज़िला है ये आपका है दरभंगा ज़िला। दरभंगा ज़िला की जनसंख्या यहाँ पे बताई गई है। ये आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा तो इस पे नहीं फोकस करना है, लेकिन वृद्धि दर आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या में जो वृद्धि दर है दरभंगा में 2001 से 11 के बीच ये 19.47% है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 911 और 931 देखने को मिलता है। सामान्य लिंगानुपात 911 और शिशु लिंगानुपात यदि हम बात करें तो 931 देखने को मिलता है। साक्षरता दर की यदि हम बात करते हैं तो कुल साक्षरता दर इस ज़िले की है 56.56%। महिला साक्षरता यहाँ पे है 45.24% और पुरुष साक्षरता जो है वो है 66.83%। याद रखिएगा, क्षेत्रफल आपसे पूछा नहीं जाएगा तो क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं। हाँ, जनघनत्व तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला ज़िला है। यहाँ पे जनघनत्व है 1728। तो दरभंगा का जो जनघनत्व है वो है 1728 और यह बिहार का तीसरा जनघनत्व वाला ज़िला है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दरभंगा से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं, आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि दरभंगा के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। ये आपका है दरभंगा, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये है दरभंगा। दरभंगा के पड़ोसी ज़िलों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब दरभंगा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 1875 ईस्वी तक तिरहुत सरकार का यह हिस्सा था जब इसे अलग ज़िला बनाया गया। तो 1875 तक दरभंगा तिरहुत सरकार का हिस्सा था। वर्ष 1972 में वर्तमान दरभंगा ज़िला स्वरूप में आया जब समस्तीपुर और मधुबनी इससे अलग होकर नए ज़िले बने। तो जो वर्तमान स्वरूप आप दरभंगा का देखते हो ये वर्ष 1972 में देखने को मिलता है। वर्ष 1972 से ये चला आ रहा है। दरभंगा प्रमंडल भी है जिसका मुख्यालय दरभंगा है। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं। अन्य तथ्यों में यदि हम बात करें तो बताया गया है कि गंगा का उत्तरी मैदान अम्लीय या कराल या जैसे करैल या कैवाल मृदा जिसको बोलते हो उसके अंतर्गत ये आता है। बिहार के अत्यंत बाढ़ प्रवण 15 जिलों में से यह एक है। बिहार में आम का शीर्ष उत्पादन वाला यह जिला है और बिहार में दूसरा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वाला जिला है। तो ये आपको याद रखना है कि दरभंगा जब हम बात करते हैं तो दरभंगा बिहार में आम के उत्पादन में शीर्ष जिला है, ठीक है। बिहार में दूसरा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वाला जिला है दरभंगा और दरभंगा में विशेष रूप से गत्ता उद्योग आपको देखने को मिलता है। गत्ता उद्योग का संकेंद्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। सर्वाधिक लंबे राज्य हाईवे नेटवर्क वाले जिलों में से यह एक है। तंबाकू उद्योग यहाँ का प्रमुख क्षेत्र बोला जाता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
का क्षेत्रीय कार्यालय पर यहीं पर भी है और मखाना अनुसंधान केंद्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। विश्वविद्यालयों की बात करें तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पर देखने को मिलता है। पर्यटन की जब हम बात करते हैं दरभंगा से जुड़े हुए तो अहिल्या स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है, चंद्रधारी संग्रहालय देखने को मिलता है, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय देखने को मिलता है और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ श्यामा मंदिर भी देखने को मिलता है। तो पर्यटन की दृष्टि भी याद रखना है और जो फैक्ट आपको बताए गए हैं वह भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो जिला आता है वो है पूर्वी चंपारण। तो आइए पूर्वी चंपारण के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण अगला जिला है आपका और पूर्वी चंपारण की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर मोतिहारी में है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी जनसंख्या है, सिर्फ इतना याद रखना है दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह जिला है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह जिला है, ये आपको याद रखना है। लिंगानुपात की बात करें तो 902 और शिशु लिंगानुपात 933 देखने को मिलता है। इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि बिहार का अलग से मैं ये डेटा कराऊंगा सेंसस, तो वहाँ पर ये कवर होंगे। अभी इस पीडीएफ के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से जो आपको कंप्लीट करना है, जैसे ऐतिहासिक परिदृश्य में कुछ फैक्ट दिए हैं, भूगोल की दृष्टि से कुछ फैक्ट दिए हैं, पर्यटन की दृष्टि से कुछ फैक्ट दिए हैं, उन पर फोकस करना है। जनसांख्यिकी इस पे अभी आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया पूर्वी चंपारण की जनसंख्या कितनी है, तो इसको याद करने का प्रयास भी नहीं करना है और ज़्यादा परेशान इसको लेकर के भी नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो इसके इस ज़िले के हैं उनको तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है इतिहास की, तो आइए देख लेते हैं। ऐतिहासिक खंडों में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं वर्ष 1972 में इसमें बताया गया है कि वर्ष 1972 में चंपारण जिला के विभाजन से ये अस्तित्व में आया। वर्ष 1972 में चंपारण जिला के विभाजन से ये अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर मोतिहारी में है और महाजनपद युग के विदेह साम्राज्य का ये हिस्सा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भैया मोतिहारी, या जब आप बात कर रहे हो पूर्वी चंपारण की, तो किस साम्राज्य का हिस्सा है, तो विदेह साम्राज्य का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। अजातशत्रु द्वारा इसे मगध में मिला लिया गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्वी चंपारण को किस शासक द्वारा मगध में मिलाया गया था, तो आपको बताना है अजातशत्रु। आगे इसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य और सम्राट हर्ष के साम्राज्य का ये हिस्सा रहा है। मध्यकाल में गयासुद्दीन एवाज, जो कि बंगाल का मुस्लिम गवर्नर था, उसने यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका इस जिले की रही है। वर्ष 1917 का गांधी जी का चंपारण आंदोलन का ये केंद्र रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है भौगोलिक परिदृश्य के बारे में कि यह हिमालयी तराई क्षेत्र है। टर्सरी क्रम की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा जिला है, मतलब इसकी सीमा नेपाल से लगती है। गंगा का उत्तरी मैदान तराई क्षेत्र और जलोढ़ मृदा वाला ये क्षेत्र है। प्राकृतिक रूप से जलमग्न गंगा के मैदान को चौर कहते हैं और यहाँ पर बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बहादुरपुर चौर और सुंदरपुर चौर का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि इसका संबंध है पूर्वी चंपारण से। यह भी बिहार के 15 अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिलों में आता है। कृषि के बारे में यदि हम बात करें तो गन्ना उत्पादन के प्रमुख जिलों में प्रमुख स्थान रखता है। बिहार में दूसरा सर्वाधिक आम उत्पादन वाला जिला है। भैंस के दूध का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, मतलब भैंस के दूध के उत्पादन में यह जिला तीसरे स्थान पर आता है। तीसरा सर्वाधिक मत्स्य पालन वाला यह जिला है और तीसरा सर्वाधिक यूरिया की खपत वाला भी ये जिला है। यहाँ पे केसरिया महोत्सव देखने को मिलता है। मोतिहारी में केसरिया महोत्सव होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ज़िले पे। अगला जिला आपका आता है सिवान। अब सिवान ज़िले की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको साक्षरता पे नहीं जाना है, लेकिन हाँ दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है। सिवान दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात 940 और
ओवरऑल जो लिंगानुपात है वो 988 आपको देखने को मिलता है। इतिहास की दृष्टि से हम सिवान की यदि हम बात करें, सबसे पहले सिवान के पड़ोसी कौन कौन से हैं। सिवान की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि सिवान प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये गृह नगर है। तो आपको याद रखना है सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गृह नगर है। 8वीं शताब्दी तक बनारस राज्य का यह हिस्सा था। सिवान के दरौली क्षेत्र में स्थित दोन में एक खंडहर को महाभारत कालीन माना जाता है। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद यह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना। तो याद रखिएगा सिवान जो है ये 1764 के बक्सर युद्ध के बाद जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना है, ये ज़रूर आपको याद रखना है। स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा प्रथा विरोधी आंदोलन की शुरुआत यहीं से की गई थी। तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ब्रज किशोर प्रसाद ने प्रथा विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, तो वो सिवान से की थी। वर्ष 1972 में इसको जिला घोषित किया गया। सीमावर्ती जिला है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। घाघरा नदी का बिहार में प्रवेश यहीं पर होता है, यह भी याद रखिएगा कि घाघरा नदी यहीं पर बिहार में प्रवेश करती है, गुथानी नामक स्थान पर। सूती कपड़ा उद्योग क्षेत्रीय हथकरघा निगम कार्यालय और सारण प्रमंडल का ये हिस्सा है। तो यहाँ पे कई सारे फैक्ट दिए गए, जैसे 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना। 8वीं शताब्दी तक ये बनारस राज्य का हिस्सा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गृह नगर है। स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद ने यहाँ पे प्रथा विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला आ गया पश्चिमी चंपारण। हमने पहले बताया कि यहाँ पे इन फैक्ट को याद नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण जो है जिसका मुख्यालय बेतिया है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है, साथ ही साथ पूर्वी चंपारण और गोपालगंज से। तो पश्चिमी चंपारण अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी ये सीमा साझा करता है। इसके बारे में आपको बताया गया है कि वर्ष 1972 में चंपारण जिला के विभाजन से ये अस्तित्व में आया। मुख्यालय बेतिया है और महाजनपद युग में यह भी विदेह साम्राज्य का हिस्सा था। पूर्व पाषाण कालीन साइट वाल्मीकि नगर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो राज्यवर्ती सीमावर्ती जो ज़िला है वो है उत्तर प्रदेश का देवरिया ज़िला और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से ये साझा करता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आपने बिहार का भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा सोमेश्वर श्रेणी या दून देखने को मिलता होगा। तो चाहे सोमेश्वर श्रेणी की बात करो चाहे दून श्रेणी की बात करो, ये सभी इसी ज़िले में देखने को मिलते हैं। उसके बाद तराई क्षेत्र, विशेष रूप से थारू जनजाति का ये निवास स्थल है। थारू जनजाति इस रीजन में देखने को मिलती है। तराई से हटने के बाद अब मैदानी क्षेत्र में जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल भी इसी ज़िले में है। बूढ़ी गंडक का उद्गम कहाँ होता है? बिशंभरपुर, चौतरवा, ये आपको याद रखना है। दक्षिण भाग में चौर क्षेत्र है जिसका नाम है लखनी चौर। तो लखनी चौर का संबंध किस जिले से है? पश्चिमी चंपारण से है। टरसरी चट्टानों का ये क्रम है, ठीक है। और याद रखिएगा कि गंगा के उत्तरी मैदान में ये स्थित है। तो पर्वत पादीय जो मृदा है वो यहाँ पे आपको तराई मृदा प्रमुखता से देखने को मिलती है। कृषि के संदर्भ में बात करें तो गेहूं का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन व सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। तो याद रखिएगा गेहूं का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन और उत्पादकता के मामले में सर्वाधिक उत्पादकता वाला यह जिला है। ईख का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। प्याज का दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला यह जिला है। और क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कृषि से समृद्ध क्षेत्र है ये, जिसके कारण यहाँ पे चीनी मिलें भी हैं। और चीनी मिली कहाँ पे है? बगहा में है।
नरकटियागंज में है, हरिनगर में है, मझौलिया में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है वो हरिनगर में है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है हरिनगर में है और हरिनगर पश्चिम चंपारण में पड़ता है। यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग भी आपको देखने को मिलते हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी ये जो ज़िला है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा रामायण पर्यटन परिपथ के बारे में, तो आप जानते हैं वाल्मीकि नगर से चानकीगढ़ को जोड़ा जाएगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें और प्रमुखता से देखने को मिलती हैं, जैसे गांधी पर्यटन परिपथ पश्चिमी चंपारण से संबंधित स्थल। तो गांधी पर्यटन परिपथ जो है वो प्रमुखता से पश्चिमी चंपारण से संबंधित रहा है और इससे जुड़े हुए जो स्थल हैं जैसे हजारीमल धर्मशाला बेतिया, भीतरवा आश्रम, श्री रामपुर, अमोलवा, मुरली भारवा, हारदिया कोठी, कोयलडीह और बिंदवा, ये सब स्थान हैं जो कि गांधी पर्यटन परिपथ से आप कह सकते हो शामिल हैं। और गांधी पर्यटन परिपथ में सदाकत आश्रम और गांधी संग्रहालय भी शामिल है। यहाँ पे वाल्मीकि महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पे नंदनगढ़ महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना भी है जिसका नाम है पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना, जो कि वाल्मीकि नगर में है। यदि आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जाते हैं तो आप इससे होकर के जाएंगे। यहाँ पे उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी देखने को मिलता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो आपका है बिहार। तो बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला ये जिला आपका है। दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला भी यही है और यहाँ पे मुख्य नहर है गंडक नदी परियोजना और इसी पर एक जल विद्युत परियोजना भी है। याद रखिएगा, नहरों से सिंचित क्षेत्र के मामले में ये दूसरा स्थान रखता है। तो काफ़ी सारा फैक्ट है पश्चिमी चंपारण से संबंधित जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आता है जमुई की। ठीक है, जमुई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला सेंसस के जो डेटा हैं वो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन इतना याद रखना है कि जमुई जो है वो दूसरा न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है। दूसरा न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला बिहार का जमुई है, ये आपको पता होना चाहिए। जमुई की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी सीमा झारखंड से लगती है। ठीक है, और इसके बाद बिहार के ज़िलों में बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा से लगती है। तो यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जमुई की सीमा झारखंड से लगती है। और आपको तो यह तो तैयार ही करना है कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले बिहार के ज़िले, झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के ज़िले, ठीक है, इसके बाद झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले ज़िले। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो भी प्रमुख ज़िले हैं जिनसे बिहार की सीमा लगती है वो आपको याद करने की आवश्यकता है, वो आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। चलिए, यहाँ पे एक मानवीय त्रुटि अभी हुई कि मैंने बोल दिया कि मध्य प्रदेश, सॉरी माफ़ करिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी थोड़ी देर पहले अभी नोटिफिकेशन को लेकर के मध्य प्रदेश पर काम कर रहा था। मध्य प्रदेश PCS का नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसी वजह से दिमाग में मध्य प्रदेश चल रहा था। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार की जो सीमा है वो 3 ही राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, मतलब राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 ही राज्य हैं। क्योंकि अभी इसी पे काम कर रहा था मध्य प्रदेश पे, इसलिए दिमाग में मध्य प्रदेश चल रहा था, तो मानवीय त्रुटि के चलते ये मैंने बोल दिया। ठीक है, चलिए सुधार कर लीजिएगा। अब इसमें जैसे हम बात करें, मुंगेर ज़िले से वर्ष 1991 में अलग होकर ये ज़िला बना है, ये आपको पता होना चाहिए। मुंगेर प्रमंडल का ये हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। सीमावर्ती ज़िला यदि हम बात करें तो ये जो है सीमावर्ती ज़िला है और झारखंड से सीमा साझा करता है। ज़िले के अधिकांश हिस्से में पहाड़ी स्थलाकृति देखने को मिलती है। क्यूल और उलाई नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान, जलोढ़ से बड़ी दोमन मृदा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। चौथा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला ये ज़िला है।
दूसरा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला ये जिला है। और याद रखिएगा वर्ष 2019 की तुलना में दूसरा सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला भी जिला है। तो यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। वन स्थिति रिपोर्ट के जो डेटा हैं वह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कई सारी सिंचाई योजनाएं, जैसे अजन जिसको बोलते हैं कुकरजाप जलाशय योजना, बेलिया बांध योजना, कैलाश घाटी सिंचाई योजना, करिहारी छिछली योजना, कुंड घाट जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, ये कई सारी सिंचाई की परियोजनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे 2 पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं, नागी डैम और नकटी डैम। तो कई बार इनको नागी नकटी डैम बोल दिया जाता है, तो वह भी याद रखना है। खनिजों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सोना, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क और क्वार्टजाइट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से टसर रेशम उद्योग और साथ ही साथ तंबाकू उद्योग यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जिला आता है भोजपुर। भोजपुर की जब बात करते हैं तो याद रखना है भोजपुर तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार का तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो भोजपुर है। यहाँ पे यदि हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों की, बहुत ज़्यादा तथ्य इसमें नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। बोला जा रहा है कि वर्ष 1972 में ये बना है। इससे पहले ये शाहाबाद ज़िले का हिस्सा था। 1992 में बक्सर ज़िला भोजपुर से अलग होकर बना और 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के नेतृत्व जो था, आप कह सकते हो, वो यहीं से था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जगदीशपुर आरा में प्रबल विरोध हुआ था 1857 में। इसके बाद आपको देखने को मिलता है चैता राग, एक लोकगीत है बिहार का, उसका ये प्रमुख क्षेत्र है। तो इसको प्रमुखता से याद कर लीजिएगा कि चैता राग का प्रमुख क्षेत्र है भोजपुर। धोबिया और लौंडा लोक नृत्य का प्रमुख क्षेत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों लोक नृत्य भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहानाबाद की बात आती है। जहानाबाद की जब हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो इतिहास है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जहानाबाद की बात करते हैं, ये आपका है जहानाबाद। ठीक है, इसके बगल में है गया, पूरब में है नालंदा, उत्तर में है पटना और पश्चिम में है अरवल। अब यहाँ पे बताएं तो बोला गया है कि वर्ष 1986 में ये गया ज़िले से अलग होकर के बनाया गया है। यहाँ पे क्या देखने को मिलती हैं, बराबर की गुफाएं, मखदूमपुर जो कि भारत की सर्वाधिक पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं वो यहीं पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ बौद्ध कक्षों की जब हम बात करते हैं तो 3री शताब्दी एडी और आजीवक संप्रदाय की उत्पत्ति से संबंधित स्थान है। तीसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है और क्रोमाइट खनिज क्षेत्र यहाँ पे प्रमुखता से देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कटिहार की। जैसे मैंने कहा सेंसस वाला डेटा नहीं याद रखना है, उसको लेकर के हम काम करेंगे, तब वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। सेंसस का एक अलग से वीडियो आ जाएगा तो सेंसस हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कटिहार की तो बोला जा रहा है वर्ष 1973 में पूर्णिया से अलग होकर ये ज़िला बना है। पूर्णिया प्रमंडल का ये हिस्सा है, पश्चिम बंगाल से ये सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोसी नदी का गंगा में संगम होता है। कहाँ पे, कुरुशेला नामक स्थान पे कटिहार में। तो प्रमुख रूप से आपको ये याद रखना है कि कोसी नदी का जो संगम है वो कटिहार में होता है, कुरुशेला नामक स्थान पे। यहाँ पे आपको गोगाबिल झील देखने को मिलती है मनिहारी में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन तथा मक्का की 3री सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन तथा मक्का की 3री सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। उत्पादन और उत्पादकता 2 अलग अलग विषय हैं, अर्थव्यवस्था वाले क्लास में समझाया है तो वहाँ से समझ लीजिएगा। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे विशेष रूप से मलबरी रेशम और जूट से संबंधित उद्योग देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है सहरसा की। सहरसा की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा कि सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला है। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो ज़िला है
वो सहरसा है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इतिहास में जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको बता दें कि बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 1954 को ये ज़िला बना, 2 अक्टूबर 1972 को कोसी प्रमंडल का मुख्यालय बना, मधेपुरा और सुपौल सहरसा से अलग होकर स्वतंत्र ज़िले यहाँ पे बने। अन्य तथ्यों में यदि हम बात करें तो यहाँ पे बांगर मृदा देखने को मिलती है प्रमुख रूप से, और शिव शक्ति पर्यटन परिपथ यहाँ पे देखने को मिलता है, उसमें ये शामिल है, जैसे चंडी स्थान, महिषी तारा मंदिर और मत्स्य गंध या रक्त काली मंदिर। ये तीनों आपको याद रखना है। वर्तमान समय में धार्मिक परिदृश्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है, यह भी बिहार के 15 अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल है। यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर झील देखने को मिलती है। कौन सी झील देखने को मिलती है? सिमरी बख्तियारपुर झील देखने को मिलती है। और इसका आकार कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सिमरी बख्तियारपुर जो झील है इसका आकार घोड़े की नाल के आकार का है। और विशेष रूप से मलबरी रेशम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मलबरी रेशम से संबंधित उद्योग देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आती है शिवहर। शिवहर अपने आप में कई तथ्यों के लिए जाना जाता है, कई फैक्ट के लिए। सबसे पहले सबसे कम क्षेत्रफल वाला बिहार का जिला है। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। जनघनत्व के मामले में भी हम बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कई सारे तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या बोला गया है यहाँ पे कि भैया ये जो है सीतामढ़ी ज़िले से अलग होकर नया ज़िला बना है। सीतामढ़ी ज़िले से अलग होकर नया बना है। तिरहुत प्रमंडल का ये हिस्सा है और न्यूनतम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला ज़िला है। क्या है? न्यूनतम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला ज़िला है, याद रखिएगा। ठीक है। सर्वाधिक कौन है? पटना। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ का मुख्य कारण कौन सा है? बागमती और बूढ़ी गंडक नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा के बाद सबसे कम आबादी वाला यह ज़िला है और यहाँ पे देकुली पवित्र तीर्थ स्थल देखने को मिलता है। चलिए, बात आती है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर की जब हम बात करते हैं तो तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। बिहार का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है मुजफ्फरपुर। ठीक है। इसके साथ साथ और इसमें क्या फैक्ट याद रखने हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जब मुजफ्फरपुर की हम बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर के बारे में बताया गया है कि वर्ष 1875 ईस्वी में तिरहुत ज़िले से इसका निर्माण किया गया। ज़िले का नाम आमिल राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खां के नाम पर रखा गया। तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है और मुख्यालय है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिल रहा है कि भैया इसकी जो सीमा है वो समस्तीपुर से लगती है। इसकी जो सीमा है वो समस्तीपुर से लगती है, दरभंगा से लगती है, वैशाली से लगती है, सीतामढ़ी से लगती है। ठीक है। और इसके बाद पूर्वी चंपारण से लगती है, इसके बाद सारण से लगती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे गंगा का उत्तरी मैदान अम्लीय मृदा का क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। बिहार के अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिलों में यह भी शामिल है और चौथा सर्वाधिक ईख उत्पादन वाला जिला है। तो आप सिर्फ जैसे ईख उत्पादन की बात करते हैं, आम उत्पादन की बात करेंगे, गेहूं उत्पादन की बात करेंगे, चावल उत्पादन की बात करेंगे, तो प्रथम स्थान पे कौन है वो याद रख लीजिएगा, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखने को मिल रहा है कि लीची की सर्वाधिक उत्पादकता यहीं पर देखने को मिलती है। लीची के क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों के मामले में शीर्ष उत्पादक है मुजफ्फरपुर। ठीक है। मतलब राज्य के कुल लीची उत्पादन में 48% जो योगदान है वो इसी ज़िले का है। कारखाना और उद्योग की जब हम बात करते हैं तो चमड़ा उद्योग, रेशम उद्योग प्रोत्साहन जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है उसका क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलता है और इरी रेशम उद्योग आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। देखो, 3 प्रकार के रेशम विशेष रूप से बिहार में प्रमुखता से उगाए जाते हैं। ठीक है। और इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इरी की बात हो रही है, अभी इससे पहले हमने मलबरी रेशम की बात की थी, उससे पहले टसर की बात की थी। तो यह पता होना चाहिए कहाँ पे इरी का ज़्यादा है, कहाँ पे मलबरी का ज़्यादा है, इस पे ज़रूर गौर करिएगा। कल भी इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है। फिर बात आती है नवादा की। ठीक।
अब नवादा की बात आ रही है, तो नवादा के संदर्भ में कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जनगणना के मामले में सेंसस के मामले में बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि 1845 में गया जिले के उपविभाग के रूप में इसको स्थापित किया गया, 1973 में अस्तित्व में आया। ये सब पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा, जैसे इसका पुराना नाम है नाऊ अबद, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, ये पूछा जा सकता है। लाल और पीली मृदा के क्षेत्र में ये आता है, ये पूछा जा सकता है। और सकरी नदी का बिहार में प्रवेश होता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो सकरी नदी का बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है, नवादा से। आगे बढ़ते हैं तो ककोलत जलप्रपात, ककोलत पहाड़ी नवादा देखने को मिलता है। तीसरा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला ये जिला है। राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे देखने को मिलता है। अभ्रक खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना यहाँ पे की गई। टसर रेशम व लिनेन उद्योग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, टसर रेशम। इससे पहले मलबरी आपने देखा, फिर इरी रेशम देखा, तो तीनों पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स वाली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था संपूर्ण कराई है। उसमें बताया गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस प्रकार के रेशम का होता है, यह भी पूछा जाता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पहुंच गए खगड़िया। खगड़िया वाले यदि कोई होंगे तो बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो इतिहास में क्या चीज़ें हैं कि भैया 1981 में मुंगेर से अलग होकर बना है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भैया बिहार की 5 बड़ी नदियाँ गंगा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी इस ज़िले से होकर के बहती हैं, ये पूछा जा सकता है। आगे क्या दिया है कि बिहार के अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिलों में ये शामिल है। बूढ़ी गंगा गंगा में, बागमती कोसी में और कमला बागमती में इसी ज़िले में संगम करती है। तो इस ज़िले में कई सारी नदियों का संगम है, जैसे बूढ़ी गंडक गंगा में, बागमती कोसी में और कमला बागमती में इसी ज़िले में मिलती हैं। बलुई से सिल्ट युक्त दोमट मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आ गया रोहतास। रोहतास की बात करें तो सबसे पहले याद रखना भैया, सर्वाधिक साक्षरता, पुरुष साक्षरता एवं महिला साक्षरता, मतलब ओवरऑल सर्वाधिक साक्षरता सबसे ज़्यादा, महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो जिला है बिहार का, वो आपका आता है रोहतास, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ें और याद रखनी हैं, आइए देख लेते हैं। रोहतास खनिजों के संदर्भ में भी समृद्ध है। यहाँ पे बताया गया है कि वर्ष 1972 में शाहाबाद जिला के बिकटन के से भोजपुर और रोहतास बने हैं। पटना प्रमंडल का ये हिस्सा है। उत्तर और उत्तर पूर्व में मैदानी क्षेत्र, दक्षिण में कैमूर का पठार देखने को मिलता है। विंध्यन चट्टानों का ये क्षेत्र है। लाल बलुई मृदा की अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि भैया नहरों से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। तीसरा सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र देखने को मिलता है और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य यहीं पर आपको देखने को मिलता है। झारखंड और उत्तर प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिहार का धान का कटोरा कौन सा है, तो रोहतास आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे झील और जलप्रपात कौन कौन से हैं, तुतला भवानी, मंझर कुंड, धुआं कुंड और कशिश जलप्रपात, ये 3 आपको रोहतास में देखने को मिलते हैं। सिंचाई परियोजनाओं में बात करें तो सोन उच्च स्तरीय नहर, भरारी सिंचाई योजना और काऊ सिंचाई योजना इस ज़िले से संबंधित है। आर्थिक परिदृश्य में बात करें तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2021-22 में यहाँ पे हुआ है, ये आर्थिक सर्वेक्षण आपका बताता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन एवं सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है ये आपको पता होना चाहिए। कृषि की जब बात हम बिहार में कर रहे हैं तो यूरिया की सर्वाधिक खपत वाला जिला भी यही है और अमरूद के उत्पादन में ये तीसरा स्थान रखता है। तो ये जो फैक्ट हैं ये अपने आप में रोहतास से संबंधित महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको खनिज कई सारे देखने को मिलते हैं।
अष्टकोणीय झील के मध्य शेर शाह का मकबरा यहाँ पे देखने को मिलता है और रोहतास जिले का औद्योगिक केंद्र डालमिया नगर भी यहीं पर देखने को मिलता है। डालमिया नगर आप जानते हैं सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है हथकरघा, ऊनी, कालीन व कंबल उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ कारखाना और कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड। मतलब विशेष रूप से सीमेंट उद्योग यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जिस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं उनमें चूना पत्थर प्रमुखता से पाया जाता है और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है, इसीलिए यहाँ पे सीमेंट से संबंधित उद्योग आपको देखने को मिलते हैं। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? जैसे शेर शाह सूरी का मकबरा, रोहतासगढ़ किला, ब्रह्मासिया शैलाश्रय, शेरगढ़ का किला, गुप्ता धाम और कंदहा सूर मंदिर देखने को मिलता है। चलिए बात आ गई है समस्तीपुर की, आइए देख लेते हैं समस्तीपुर के बारे में। समस्तीपुर के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भैया गाय के दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला, गाय के दूध के उत्पादन में अग्रणी जिला है, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है और पश्चिमी कोसी नहर यहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी यहीं पर है और कुछ चीज़ें और याद रखिए, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा कई बार पूछा गया है, यहीं पर देखने को मिलता है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस यहीं पर देखने को मिलता है। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री यहीं पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी आपको समस्तीपुर में देखने को मिलता है। चलिए बात आ गई है लखीसराय की, आइए देख लेते हैं। लखीसराय से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, विशेष रूप से ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात कि भैया पाल वंश के शासन के दौरान स्थापित प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र है ये। वैनस्यांग ने इस क्षेत्र का उल्लेख बौद्ध क्षेत्र के रूप में किया है। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के शासक महमूद खां को पराजित किया था। मुंगेर जिले को विभाजित कर 1994 में ये नया जिला बना है। अब यहाँ पे सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, किऊल नदी गिरिडीह झारखंड से निकलकर सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा से मिल जाती है, तो ये पता होना चाहिए कि किऊल नदी गिरिडीह झारखंड से निकलकर सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा से मिल जाती है। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो बसकुंड जलाशय योजना, मोखे जलाशय योजना और सूरजगढ़ पंप नहर योजना आपको देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट कि भैया तीसरा सबसे कम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला यह जिला है, ठीक है। और क्वार्टजाइट खनिज, एक ही खनिज यहाँ बोला गया है, तो इस जिले को याद रखिएगा। क्वार्टजाइट खनिज का ये प्रमुख क्षेत्र है और शिव शक्ति पर्यटन परिपथ में यह जिला भी शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद की बात आती है। औरंगाबाद की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं इसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहते हैं क्योंकि राजपूत आबादी यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। महाजनपद काल में ये मगध का हिस्सा था और शेर शाह सूरी के समय ये प्रमुख क्षेत्र बना, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो सिंचाई योजनाएं हैं, जैसे नीरा, मनसर, निचली काराबार, कंचन, अद्री, धुआ, हुलिया और केसर आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ तीसरा सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचित जो ज़िला है वो आपका है औरंगाबाद। बारून जल विद्युत योजना यहाँ पे देखने को मिलती है और बिहार में तीसरा सर्वाधिक लंबा जिला पथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। याद रखिएगा, जिला पथ की बात हो रही है। बिहार में तीसरा सबसे लंबा जो जिला पथ है वो यहीं पर देखने को मिलता है। मगध प्रमंडल का ये हिस्सा है। चावल उत्पादन में द्वितीय और उत्पादकता में भी द्वितीय है, तो चावल उत्पादन तथा उत्पादकता की दृष्टि से द्वितीय है। दलहन उत्पादन में ये दूसरा स्थान रखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले
दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला ये ज़िला है। भागलपुर दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है, याद रखना है। बाकी और क्या याद रखना है इसमें, आइए देख लेते हैं। भागलपुर में तो बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंचाई योजनाओं की बात करें तो महमूदा सिंचाई योजना, कमरगंज पंप नहर, डाकरा जलाशय योजना, ओरहनी जलाशय योजना, चंदन जलाशय योजना देखने को मिलता है। सनहौला बांध योजना, गेबुआ बांध योजना या इसी को खलखलिया बांध बोलते हैं, तो ये सभी इसी ज़िले से देखने को मिलती हैं, भागलपुर से। हथकरघा उद्योग की बात करें तो केंद्रीय हथकरघा महासंकुल, सूतीबद्ध उद्योग, क्षेत्रीय हथकरघा निगम और पावरलूम की उपलब्धता यहाँ पे देखने को मिलती है। अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र में वर्णित अंग महाजनपद का ये क्षेत्र है, याद रखिएगा। किसका क्षेत्र है ये? अंग महाजनपद का ये क्षेत्र रहा है। अंग की राजधानी चंपा थी, बिंदुसार ने इसे मगध में मिलाया था। पाल 1750 ईस्वी में बंगाल में सत्ता में आए और उन्होंने अपने क्षेत्र को, इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय और महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने अंतिचक गांव भागलपुर में ही कराया था, तो ये भी आपको अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि नालंदा हो गया, ठीक है, विक्रमशिला हो गया, इनकी चर्चा G20 के दौरान हुई है तो पता होना चाहिए। वर्तमान में भागलपुर प्रमंडल का ये हिस्सा है जिनमें भागलपुर और बांका जिले आते हैं। इसके साथ साथ आगे क्या फैक्ट इसमें दिया है, बहुत सारे फैक्ट अभी हैं, देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि भागलपुर से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भागलपुर से जुड़े हुए संस्थानों के बारे में। सबसे पहली बात, बिहार कृषि कॉलेज सबौर, और बिहार कृषि कॉलेज सबौर ने कौन सा, किस आप कह सकते हो फसल का एक बीज तैयार किया है, यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यहाँ देखने को मिलता है। खनिजों की यदि हम बात करें तो हेमेटाइट, कोयला, क्वार्टजाइट और चीनी मिट्टी देखने को मिलती है। भारत में अपने तसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए ये विश्वविख्यात है। भौगोलिक सीमा की बात करें तो पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिण तट पर ये स्थित है, बिहार के पूर्वी भाग में। राज्य की सीमा से सटा जिला झारखंड के गोड्डा और साहबगंज जिला से ये सटा है। 15 जो अत्यंत बाढ़ प्रभावित जिले हैं उसमें यह भी शामिल है। और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पर्यटन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो महर्षि मेही आश्रम, श्री चंबापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, शिव शक्ति पर्यटन परिपथ, महमूद शाह का मकबरा, मंजूषा महोत्सव, मंजूषा कैला सबको पता होगा, तिलका मांझी विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके निर्माता कौन थे? पालवंशी धर्मपाल, तो ये भी याद रखना है, तिलका मांझी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माता कौन थे? पालवंशी धर्मपाल थे, तो यह भी याद रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे फैक्ट इसमें ऐसे हैं जो पुस्तकों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमुखता से दिए गए हैं। देखो अब बात आ गई है नालंदा की। नालंदा से जुड़े हुए प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना बिहार में है, क्योंकि G20 में नालंदा की चर्चा बड़े ज़ोर शोर से हुई थी, ठीक है। अब नालंदा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूर्व पूरा पाषाणकालीन स्थल 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक शिक्षा का ये केंद्र रहा है, मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा स्थल जो है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यहीं देखने को मिलती है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, राजगीर में, यहीं से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है महावीर स्वामी की मृत्यु स्थल पावापुरी भी यहीं पर देखने को मिलता है। भौगोलिक परिदृश्य में यदि हम बात करें तो ब्रह्म कुंड जो कि बिहार का सबसे गर्म कुंड है, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, घोड़ा कटोरा झील यहीं से देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है, राजगीर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं तो नालंदा के बारे में कुछ चीज़ें और बताई गई, जैसे रेलवे का डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला हरनौत में है। साड़ी विशेष रूप से टसर व मलबरी कपड़े उद्योग जो हैं वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। आलू उत्पादन में ये द्वितीय स्थान रखता है। क्वार्टजाइट खनिज का ये प्रमुख क्षेत्र है।
फूल गोभी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, दलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पे है और अमरूद, बैगन, प्याज के उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर आपको राजगीर पंत वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलेगा। चिड़ियाघर सफारी भी राजगीर की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पर्यटन स्थल की यदि हम बात करते हैं, प्रमुख रूप से धार्मिक पर्यटन स्थल की, तो ये ज़िला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध पर्यटन परिपथ देखने को मिलता है, जैसे विश्व शांति स्तूप, बिंबिसार जेल, अजातशत्रु का किला, साथ ही साथ प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा, बौद्ध अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के जो आप कह सकते हैं अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं। पावापुरी के बारे में अभी आपने देख ही लिया। इसके साथ साथ अन्य स्थलों में यदि हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो गई, पांडु पोखर राजगीर और पावापुरी जल मंदिर भी देखने को मिलता है। सूफी पर्यटन परिपथ भी यहाँ से संबंधित है, जिसको बिहार शरीफ बोलते हैं, और ओदंतपुरी महाविहार बिहार शरीफ यहीं पर है। नाग पंचमी पूजा का प्रमुख क्षेत्र राजगीर भी यहीं पर है। सिंचाई परियोजनाओं की यदि हम बात करें तो सिनाने सिंचाई योजना, कुत्थी सिंचाई योजना, लोकेन सिंचाई योजना, मुदार सिंचाई योजना, निश्चलगंज सिंचाई योजना, पंचेन सिंचाई योजना, सांसी सिंचाई योजना और श्रीनावा सिंचाई योजना यहाँ से संबंधित हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सुपौल की। ठीक है, सुपौल की बात आती है, आइए देख लेते हैं। सुपौल महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपौल की। जब हम बात करने जा रहे हैं तो इसकी सीमा लगती है नेपाल से। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। बिहार का शोक कोसी नदी जिले के मध्य से बहती है। मिथिलांचल का ये हिस्सा रहा है। वर्तमान समय में कोसी प्रमंडल का ये हिस्सा है और राजपुर लघु जल विद्युत परियोजना इसी ज़िले से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है शेखपुरा की। शेखपुरा की बात करें तो याद रखिएगा, जैसे कि बिजली उत्पादन में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन जो इस बार की आर्थिक समीक्षा आई उसमें बताया गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली की जो खपत थी वो बिहार के पटना में हुई। सबसे कम में यदि हम बात करें तो बोला गया है बिहार में तीसरा सबसे कम बिजली खपत वाला ये ज़िला है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कई सारी सिंचाई योजनाएं भी चल रही, जैसे फिरंगी बीघा योजना, ताती सिंचाई योजना या पाइन सिंचाई योजना आपको देखने को मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला ज़िला है, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला ज़िला है, न्यूनतम नेशनल हाईवे वाला जो ज़िला है उसमें ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो दूसरा सबसे न्यूनतम नेशनल हाईवे वाला ये ज़िला है। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। तो इससे जुड़े हुए काफ़ी फैक्ट हैं न्यूनतम वाले, वो आपको याद रखना है। फिर बात आती है मधुबनी की। मधुबनी बहुत महत्वपूर्ण है, आइए देख लेते हैं। देखो, सेंसस हम देखेंगे तो इसलिए उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। अब बात आ रही है मधुबनी की। मधुबनी की जब हम बात करते हैं तो बोला जाता है इसको प्राचीन मिथिला क्षेत्र। विदेह राज्य का यह भी हिस्सा रहा है और यहाँ से लिच्छवी अजातशत्रु से पराजय से पहले इस क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। मुगल काल में ये बिहार सूबे का हिस्सा बना। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के ये नियंत्रण में आया और वर्ष 1972 में दरभंगा जिला से इसको अलग कर एक नया जिला बनाया गया। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी और मिथिला चित्रकला का ये क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे प्रसिद्ध कपिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। आर्थिक परिदृश्य में यदि हम बात करें तो केला उत्पादन में प्रथम स्थान, भैंस के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान, मत्स्य पालन में प्रथम स्थान रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक लंबा ग्रामीण परिपथ यदि बिहार के किसी ज़िले में है तो वो है मधुबनी। नेशनल हाईवे नेटवर्क में ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी के बाद हम आगे मुंगेर पर। मुंगेर के बारे में देख लेते हैं। मुंगेर के बारे में यदि हम बात करें तो जो प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इसका पुराना नाम क्या था, मुदगलीपुरी या मुदगलीगिरी या मौदात इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, मुंगेर तामपत्र में मौदागिरी नाम से ये जाना जाता था। ठीक है,
बंगाल के नवाब मीर कासिम ने एक भव्य किले का निर्माण यहाँ पे कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। खनिजों की बात करें तो बहुत सारे खनिज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर योग विश्वविद्यालय है, तो मुंगेर को योग नगरी के नाम से जाना जाता है। बिहार की योग नगरी कौन सी है? मुंगेर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जुड़ी हुई कुछ अन्य फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे जलकुंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 4 जलकुंड ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड और रामेश्वर कुंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो बागरा जलाशय, निचली क्यूल जलाशय, बदुआ जलाशय, जलकुंड जलाशय, खड़गपुर झील, खंड बेहदी सिंचाई योजना देखने को मिलता है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर देखने को मिलता है। चौथा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप जो है जमालपुर में जो है वो इसी जिले से संबंधित है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा का ये जन्म स्थान वाला जिला है, बरबीघा में उनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान भी इसी ज़िले में हुआ था, सिमरिया में। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भैया श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है इसी ज़िले में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है वैशाली की। वैशाली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? प्रथम लोकतांत्रिक राज्य जो लिच्छवीगढ़ राज्य की बात आती है वो वैशाली था। द्वितीय बौद्ध संगीति का यहाँ पे आयोजन हुआ था। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो थे महावीर स्वामी का जन्म स्थान इसी ज़िले में हुआ था और यह मुजफ्फरपुर से अलग होकर बना है। इसके साथ साथ अन्य तथ्यों में जैसे बुद्ध ने वैशाली में ही अपना अंतिम प्रवचन दिया था। तिरहुत प्रमंडल का ये हिस्सा है। बरैला झील हो गया, बरैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य हो गया, अशोक स्तंभ है जो विशेष रूप से देखने को मिलता है वो यहीं पे देखने को मिलता है। महनार महोत्सव यहाँ पे देखने को मिलता है। दलहन उत्पादकता में ये द्वितीय स्थान पे आता है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ जो है जिसके निर्माता थे सम्राट अशोक, वो यहीं पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर बात आती है पूर्णिया की। पूर्णिया में यदि हम जाएंगे तो सबसे पहले पूर्णिया के बारे में नोट कर लीजिएगा कि न्यूनतम साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। पूर्णिया बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है और यह न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला भी जिला है। आगे बढ़ते हैं तो पूर्णिया के बारे में कुछ चीज़ें और याद रखना है आपको। आइए देख लेते हैं क्या क्या। पूर्णिया के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कृषि के संदर्भ में जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये याद रखिए कि स्वदेशी आंदोलन और किसान सभा आंदोलन का ये प्रमुख क्षेत्र था, ठीक है। इसके साथ साथ क्या और याद रखना है इसमें कि भैया दूसरा सर्वाधिक यूरिया खपत वाला जिला है, दूसरा सर्वाधिक यूरिया खपत वाला जिला है। मक्का उत्पादन एवं उत्पादकता में ये दूसरे स्थान पे है, वर्ष 2021-22 का डेटा है। साल या साखू वृक्ष का प्रमुख क्षेत्र है। गरीबों के दार्जिलिंग या मिनी दार्जिलिंग के नाम से ये प्रसिद्ध है, तो पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है होलिका, दीनभद्री और पुरैनिया महोत्सव देखने को मिलता है, या जलालगढ़ का किला भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गरीबों का दार्जिलिंग कौन है? पूर्णिया, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बारे में पहला फैक्ट कि दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार का ये जिला है। बाकी के अन्य फैक्ट में यदि हम बात करें तो बिहार का तीसरा सर्वाधिक कच्ची सड़क लंबाई वाला ये जिला है। कच्ची सड़क की सबसे ज़्यादा लंबाई बिहार में सीतामढ़ी में देखने को मिलती है। रामायण परिपथ के 3 स्थल यहाँ पर हैं, पंथ पाकड़, हलेश्वर स्थान और माँ जानकी जन्म स्थान पुनैरा धाम भी यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर ज़िले के विभाजन से ये बना। इसका मुख्यालय डुमरी में है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा जिला है। बागमती नदी का बिहार में प्रवेश
इसी ज़िले में होता है। और आप जानते हैं बागमती नदी को नेपाल की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। साथ ही साथ भैंस के दूध उत्पादन का ये प्रमुख क्षेत्र है, यह भी याद रखना है। अब आ गए हैं हम भैया बक्सर, ठीक है। बक्सर की हम बात कर रहे हैं, तो बक्सर की जब हम बात करते हैं तो बक्सर के संदर्भ में क्या याद रखना है कि 1764 का जो युद्ध हुआ था, प्रमुख युद्ध, जिसके बाद से अंग्रेज़ों का आप कह सकते हो भारत में जो मनोबल बढ़ा था, या अंग्रेज़ों का जो भारत में वास्तविक रूप से प्रवेश हुआ था, वो इसी युद्ध के बाद हुआ था। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मुग़ल काल के दौरान चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, वो भी यहीं से संदर्भित है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पटना प्रमंडल का ये हिस्सा है, बाकी चीज़ें इसमें याद करने लायक नहीं है, ठीक है। बाकी याद करने लायक इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं मधेपुरा। मधेपुरा में क्या याद रखना है सबसे पहले कि भैया इसका संबंध कुषाण वंश के शासनकाल से है। बाकी आपको याद रखना है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी ऐसा कुछ भी डेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि भी मधेपुरा में देखने को मिली है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला बिहार का जिला है मधेपुरा। अब हम पहुंच गए गोपालगंज। गोपालगंज की बात करते हैं तो याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का। गोपालगंज बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और इसमें क्या और याद कर सकते हैं, सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला है। तो याद रखिएगा सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला, साथ ही साथ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, इतना याद रखिएगा। अब बात आती है अरवल की। अरवल के बारे में क्या चीज़ें याद रखना है, तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, नक्सल प्रभावित जिला है, ये याद रखना है। और दूसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला है, दूसरा सबसे कम विद्यालय की संख्या वाला जिला है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी अरवल है, ठीक है। गया की बात करते हैं, बेगूसराय की बात करते हैं। आइए देख लेते हैं बेगूसराय के कई सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो बेगूसराय को हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेगूसराय की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा दिनकर साहित्य उत्सव सिमरिया, ये यहीं पे मनाया जाता है। जय मंगला गढ़ महोत्सव यहीं से संबंधित है। सिमरिया मेला इसी ज़िले से संबंधित है। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी जो है वो इसी ज़िले में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे जय मंगला गढ़ और नौलखा मंदिर आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य तथ्यों में कांवर ताल झील बिहार का प्रथम जो रामसर साइट है वो आपको पता होना चाहिए। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं से संदर्भित है, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर्वाधिक गाय के उत्पादन, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। अब आते हैं हम सारण पे। सारण में किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, सारण में विशेष रूप से सोरा खनिज का ये प्रमुख क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो। अगला आ गया कैमूर या भभुआ। कैमूर के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है कैमूर, न्यूनतम जन घनत्व वाला बिहार का जिला है कैमूर, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए भौगोलिक परिदृश्य में कुछ चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसकी सीमा जो है वो 2 राज्यों से लगती है, वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अनुपम झील देखने को मिलती है। और सर्वाधिक वनावरण वाला जो जिला है वो यही है, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला भी यही देखने को मिलता है। गंगा का दक्षिणी मैदान इससे संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। कैमूर और रोहतास ज़िले को बिहार के चावल का कटोरा कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चावल का कटोरा इन दोनों ज़िलों को कहा जाता है। दूसरा सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो ज़िला है वो है। तीसरा सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला ज़िला है। तो दूसरा सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, तीसरा सर्वाधिक धान का उत्पादन करने वाला ज़िला है।
जलप्रपात की बात करते हैं तो करकटगढ़, दुर्गावती जलप्रपात और तेलहार कुंड आपको देखने को मिलता है। फिर बात आ गई भैया किशनगंज, हम पहुंच गए बंगाल बॉर्डर पे। आइए देख लेते हैं किशनगंज के बारे में। किशनगंज के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे मलबरी रेशम का क्षेत्र है, ये चाय उत्पादक क्षेत्र है। आप कह सकते हो बिहार में जो चाय उत्पादन किया जाता है इसी ज़िले में प्रमुखता से किया जाता है। महानंदा नदी का प्रवेश बिहार में यहीं पर होता है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात आ गई गया की, ठीक है। गया के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न हैं, वो हम देख लेते हैं। धार्मिक परिदृश्य में भी कुछ हैं और कुछ पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बिहार का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो ज़िला है वो है आपका गया। यहाँ पे अक्षयवट, मंगला गौरी, बाबा कोटेश्वर मंदिर, बोध गया, महाबोधि मंदिर, विष्णुपद, गयाजी डैम, रामशिला, अनिमेष लोचन चैत्र, ये सब पर्यटन स्थल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। खनिजों के बारे में याद नहीं रखना क्योंकि खनिजों को हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। फल्गु नदी के तट पर ये स्थित है। 5वां सर्वाधिक वनावरण वाला ये जिला है, ठीक है। बाकी आप जानते हैं कि बौद्ध परिपथ से जुड़ा है, रामायण परिपथ से भी ये जुड़ा है, जैसे प्रेतशिला पहाड़ी रामायण परिपथ से, महाबोधि मंदिर बौद्ध परिपथ से ये जुड़ा है, ठीक है। चलिए फिर बात आ गई पटना, राजधानी शहर, राजधानी वाले ज़िले पटना की बात आ गई। तो पटना दूसरा सर्वाधिक साक्षर जिला है। पटना दूसरा सर्वाधिक साक्षर जिला है और दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बिहार में है पटना। पटना से जुड़े हुए कई सारे फैक्ट हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि भैया शेर शाह ने इसको प्रांतीय राजधानी बनाया कब? वर्ष 1541 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में वर्ष 1912 में आयोजित किया गया था। बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो यहीं पर आयोजित किया गया था। बिहार की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें और याद रखना है। क्या याद रखना है कि भैया हर्यक वंश के राजा मगध सम्राट उदयन द्वारा ये स्थापित किया गया था। पाटिलपुत्र इसका पुराना नाम हुआ करता था। तीसरी बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं पर किया गया था, ठीक है। और इससे कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं ये अक्सर पूछा जाता है। तो पहला भोजपुर, दूसरा सारण, तीसरा वैशाली, चौथा समस्तीपुर, 5वां बेगूसराय, 6वां लखीसराय, इसके बाद 7वां नालंदा, 8वां जहानाबाद और इस प्रकार से अरवल। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि कितने ज़िले यहाँ पे सीमा साझा करते हैं और इस प्रमंडल में 6 ज़िले आते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब गंगा नदी के बारे में यहाँ बोला गया है कि गंगा की सहायक नदियों का संगम पटना के निकट सोन और पुनपुन का हो जाता है। टाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी यही लगता है और संजय गांधी जैविक उद्यान भी यहाँ देखने को मिलता है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आप जानते हैं पटना विश्वविद्यालय में है, तो वह भी यहाँ पे देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो धार्मिक परिपथ में यदि हम बात करें तो गांधी परिपथ का सदाकत आश्रम, शिव शक्ति परिपथ का शीतला माता मंदिर, सूफी परिपथ का मनेर शरीफ, बुद्ध परिपथ का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ सिख परिपथ का तख्त श्री पटना साहिब और गुरुद्वारा गई घाट जिसको बोलते हैं गुरुद्वारा हंडी साहिब, वह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उद्योगों के बारे में उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि इकोनॉमिक्स में इसको हमने कंप्लीट कर दिया। पर्यटन स्थल छोटी पटन देवी पहाड़ी डी, आगम कुआं, जुम्मा मस्जिद, मखदूम शाह दौलत मनेरी की मज़ार, गोलघर, दुरुखी देवी मंदिर, बेगू हज्जाम मस्जिद और कमलदह जैन मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ बिहार के प्रमुख दुग्ध, मांस और भैंस उत्पादक जिलों में यह एक है। गाय से दुग्ध उत्पादन में तृतीय स्थान रखता है। शीर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई वाला यह जिला है। शीर्ष राजमार्ग लंबाई वाला राज्य राजमार्ग और जिला पथ वाला यह जिला है।
तो यह भी याद रखना है कि नेशनल हाईवे में भी ये प्रथम है, स्टेट हाईवे में भी ये प्रथम है और जिला पथ में भी 434 किलोमीटर जिला पथ यहाँ देखने को मिलता है। आलू उत्पादन में प्रथम है, टमाटर और बैंगन में द्वितीय है, प्याज उत्पादन में तृतीय है और बिहार का सबसे समृद्ध जिला इसको कहा जाता है। फिर बात आती है अररिया की। अररिया की यदि हम बात करते हैं तो अररिया के संदर्भ में कुछ फैक्ट आपको याद रखना, जैसे मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता वाला यह जिला है, गंगा डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास यहाँ देखने को मिलता है, बिहार का दूसरा गरीब जिला है और राज्य का दूसरा चिड़ियाघर जो है वो रानीगंज में इसी ज़िले में प्रस्तावित है। बात आ गई बांका की। बांका की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे बिलासी जलाशय योजना है, बेलहरना जलाशय योजना है और बदुआ बेलहरना लिंक नहर भी आपको देखने को मिलती है। तो ज़िलों से संबंधित जो फैक्ट हैं, ठीक है, वो आप प्रीलिम्स के संदर्भ में देख लीजिएगा। जितनी जानकारी दी गई है आपको जो लगेगा अनिवार्य है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी की जिलेवार अध्ययन जब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे अलग से डिटेल में देखेंगे। और यदि सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा। और डिटेल्ड वीडियो जैसे मैंने बोला है कि अभी एक दिन के अंतराल पर लगातार आपको डिटेल वीडियो मिलेगी जिसमें संपूर्ण सीरीज होगी, तो उसको भी कंप्लीट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।